Yes, so I think many of people have joined. वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाएं जरा. Yes, good evening to all of you. एक हफ्ते का 10 दिन का अंतराल हो गया लाइव बोर्ड पर पढ़े हुए हम लोगों को. ठीक है, चलिए. आज बहुतों का दिल टूटा है. मैं भी मैच देख रहा था अभी जस्ट अभी, और वैसे टीम इंडिया ने काफी अच्छा खेला आज, लेकिन कुछ जगह गड़बड़ी की है. ओके, एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ सही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट. बहुत बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन रखने वाले हैं. आज काफी कम लोग जुड़े भी हुए हैं. मुझे पता है कि बहुतों का दिल टूटा है, क्योंकि इंडिया जो है फाइनली बाहर हो गया. बट यस, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट. बहुत ही जबरदस्त खेला है. हाँ, आज थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा बेटर खेला है इन कंपेरिजन टू इंडिया. स्कोर बोर्ड थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, बट यस, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स अ गेम. यस, चलिए. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑडियो और वीडियो सब कुछ सही, सो दैट वी कैन स्टार्ट. सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द एमसीक्यूज दैट इज रिलेटेड टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हम लोग खत्म कर चुके हैं. अब उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, बट यस, वी नीड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. चलिए, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. इसका करेक्ट ऑप्शन आप जरा ढूंढने की कोशिश करिए. प्रशांत जी, एसआईसी का एग्जाम दिसंबर लास्ट में एक्सपेक्टेड है. जब तक कभी भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ना आ जाए, आप श्योर मत रहिए. जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती, तब तक आप श्योर मत रहिए. बट यस, ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड, इट इज एक्सपेक्टेड इन दिसंबर 2023. इट मे बी 2024. यस, मैं सारी चीजें देखूंगा. थोड़ा सा मैं अभी होम टाउन गया था, तो थोड़ी सी चीजों से कट हो गया था, बट यस, अभी सारी चीजें मैं देखूंगा. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन क्या है? द कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर्स. मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स आपके जनरली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि वहीं पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं वो आपके लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं. ठीक, और ये दोनों किसके टाइप के हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर के एग्जांपल्स हैं, चाहे निकोटिनिक है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं. आप सभी से मैंने उस समय बोला था कि जितने भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के एग्जांपल है, एक साथ लिख लीजिए, कल को कभी ना कभी कोई पूछा ही जाएगा आपसे. ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स इनको नोट डाउन कर लेना है. यहां पर क्या लिखा हुआ है? कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर्स, यानी कि ऐसे मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो हार्ट वाले एरिया में पाए जा रहे हैं. तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि M2 रिसेप्टर्स आर डोमिनेटली. तो जब मैंने आपको M1, M2 और M3 इस तरीके से मैंने लिखवाया हुआ था, तो यहां पर मैंने लिखवाया था M2 आर बेसिकली रिलेटेड टू ये वाले सिस्टम्स पे. ठीक है, तो कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर्स जनरली M2 टाइप के होते हैं. ठीक है, और M1 टाइप के एग्जांपल क्या है? M1 में क्या स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं? बताइए जरा. हर ऑप्शंस को एलेबोरेट करके पढ़ना है. अगर ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है. M2 में तो सभी को पता है कि कार्डियक वाला एरिया जितना भी है वो सब M2 से रिलेटेड है, लेकिन M1 किससे है? तो आपकी क्या जिम्मेदारी कि आप M3 कहां डोमिनेट करता है, M1 कहां डोमिनेट करता है, आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर बने तो यू कुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. राइट, बताइए जरा, M1 रिसेप्टर्स कहां होते हैं डोमिनेंट नेचर के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं फटाफट. तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेटरी वे में हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर करके पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन भी आपका रिवाइज हो जाए. राइट, यस, M1 आर मोस्टली इन गैस्ट्रिक रिलेटेड एरियाज. चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मैंने टिपिकल इसमें कुछ किए नहीं है. चलिए, ये जरा देखते हैं.
टेट्राइडोटॉक्सिन्स ब्लॉक नर्व इंपल्स या ट्रांसमिशन बाई। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ा रहा था कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन आपको मैंने पढ़ा रहा था। ट्रांसमिशन होता कैसे है उसमें मैंने बताया था कि ये वाला प्रोसेस जो है टेट्राइडोटॉक्सिन द्वारा इनहिबिट होता है। कुछ इस तरीके का चेन मैंने बताया था आपको। तो याद करिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, टेट्राइडोटॉक्सिन कैसे काम कर रहा था, किस चैनल को ब्लॉक करने का काम कर रहा था। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, डिप्लेटिंग एसिटाइलकोलिन, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स, ऑल ऑफ द अबव। I'm asking, टेट्राइडोटॉक्सिन्स ब्लॉक करता है नर्व इंपल्स को किस मोड के थ्रू? क्या वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो करता है टेट्राइडोटॉक्सिन्स, या फिर एसिटाइलकोलिन को डिप्लीट करने का काम करता है, या सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, या फिर आप कहें तो कैल्शियम चैनल को क्या ब्लॉक करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सारे काम करता है ये टेट्राइडोटॉक्सिन्स। हाँ ठीक है, शमीना जी बोल रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक, बाकी लोग कुछ लोग कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। ओके ठीक है, और लोग? यस, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, जो रटायर होगा वो तो नहीं होगा। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, यस ठीक है, बाकी लोग? चलिए, टेट्राइडोटॉक्सिन्स का जनरली जो रोल होता है वो सोडियम चैनल्स पर होता है। ठीक है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके काम करता है टेट्राइडोटॉक्सिन्स, कैल्शियम चैनल्स को नहीं, सोडियम चैनल्स को। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग रटने लगाने वाली बात नहीं है, सीधे फैक्चुअल है। सो इट जनरली ब्लॉक्स सोडियम चैनल्स, ज्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं है ये। चलिए, ये जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बताइए, विच आर द फॉलोइंग सिक्रेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाई एसिटाइलकोलिन। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिटाइलकोलिन कौन कौन से एक्शन करता है और कौन से नहीं करता है, ये जरा देखिए, आप चेक करिए। टीयर, ओके, मैंने आपको क्या सिखाया था कि मोस्टली सारे सिक्रेशंस करता है एक्सेप्ट, ऐसे करके पढ़ाया था आपको, तो अगर याद हो तो एक्सेप्ट। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं बता रहे आंसर, सही बताइए। इससे यह साबित होता है कि हम सब केवल पढ़े जा रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं है, और ऐसी पढ़ाई का कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। एक तरफ हम पढ़ते जाएंगे, पीछे सब सफा होता जाएगा, कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, खाली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज करना, उसको सॉलिडिफाई करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटाइलकोलिन का सारा कुछ एक्शन है एक्सेप्ट, आप देखोगे तो बाइल वाला केस दिखेगा, एक्सेप्ट बाइल सिक्रेशन। तो यहां पर पूछा गया नॉट स्टिमुलेटेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाइल। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक्सेप्शंस बाइल पढ़ाया हुआ था, एक और जूस का नाम मैंने बताया हुआ था, तो आप उसको ढूंढिएगा। ठीक है, तो बाइल इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। जनरली एसिटाइलकोलिन का काम होता है सिक्रीशंस को बढ़ाने का जनरली, और एट्रोपिन का काम है उसको ब्लॉक करने का, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वही एक्सेप्शंस आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सो हियर द एक्सेप्शन इज बाइल सिक्रेशन, सो द आंसर विल बी बाइल, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, बहुत सिंपल सा है, बताइए कहां यूज होता है ये पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन बताइए, पढ़ाया था मैंने आप सभी को। मैंने एक बीमारी बताई थी आंख की, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, जिसमें कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा था दो चीजों से, या तो फ्लूइड सिक्रेशन ज्यादा हो रहा था,
या फिर फ्लूइड का ड्रेनेज गड़बड़ था आंख में। और कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम लोग? मेनली एक्वस ह्यूमर की बात कर रहे हैं, राइट। तो ग्लूकोमा एक आंख से संबंधित बीमारी है जिसको हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं, जो आंख में प्रेशर के बढ़ने की वजह से होती है। और उस प्रेशर का कारण होता है कि या तो फ्लूइड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, या जो फ्लूइड सिक्रीशन हुआ है उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा हो, तो इस वजह से ढेर सारा एक्यूमुलेट हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर वाला फ्लूइड है, ठीक है। तो वहां पर जनरली इस ग्लूकोमा में मैंने आपको फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन इस तरीके से करके मैंने आपको जो है ड्रग्स बताई थी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो आप जरा मुझे बताइए, इसमें 3 कैटेगरी की थी। एक तो बीटा ब्लॉकर्स थे, और एक एगोनिस्ट थे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स। ये 3 कैटेगरी की ड्रग हम लोग यूज कर रहे थे किसमें? ग्लूकोमा में। बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वगैरह हम लोग यूज कर रहे थे, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज कर रहे थे। आप मुझे बताइए फर्स्ट चॉइस किसको यूज करते हैं? फर्स्ट चॉइस जरा बताइए, लिख लीजिए, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आपसे। इन केस ऑफ ग्लूकोमा द फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस, फर्स्ट प्रेफर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग इज, यस, नाम बताइए या फिर बीटा ब्लॉकर, जो भी आप बताइए। टिमोलाल जैसे कोई बता रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर है, जल्दी बताइए। क्या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, या बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, या कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स होते हैं? यस, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि बीटा ब्लॉकर। तो फर्स्ट चॉइस बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। सेकंड बताइए, सेकंड प्रेफर्ड चॉइस किस कैटेगरी की ड्रग्स हैं? हाँ बताइए राजीव अंसारी जी। सेकंड प्रेफर्ड चॉइस, यस, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं एसिटाजोलामाइड, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, लिख लीजिए। और थर्ड वन इज दिस वन। तो यहां पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है ग्लूकोमा, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ग्लूकोमा। पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन की जनरली इंसर्ट्स आती हैं, इंसर्ट्स, पिलोकार्पिन इंसर्ट्स, ठीक, ऑक्यूसर्ट्स बोलते हैं जिसको, नोवल ड्रग डील सिस्टम में यूज होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। लेकिन आपको इतना ही नहीं पढ़ना, आपको XYZ सारी इंफॉर्मेशन जान लेनी है कि सर ग्लूकोमा क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर की बढ़ने की वजह से होता है, फ्लूइड का सिक्रीशन या तो ज्यादा होगा या ड्रेनेज कम होगा। कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं? एक्वस ह्यूमर की वजह से, ठीक है। 3 कैटेगरी के ड्रग्स हम लोग जनरली देते हैं, जिसमें सबसे प्रेफर्ड चॉइस होती है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक। सेकंड कैटेगरी होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, जिसका एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड। एंड थर्ड वन इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जितने भी होते हैं उसमें पिलोकार्पिन वगैरह हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी हमने जो है XYZ ग्लूकोमा के बारे में जान ली। इसी तरीके से आपको MCQs लगाना है, ठीक है, खाली आंसर नहीं रट्टा लगाना है। यस, इमरजेंसी केस में ड्रग्स में, बट यस बिल्कुल सही। यस, किसी ने लिखा हुआ कि इट इज मेनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। बहुत जल्दी में आपको इंट्राओक्युलर प्रेशर को रिड्यूस करना है, तो ये लिख लीजिए, नोट में लिख करके लिखिए, बहुत सही जवाब उन्होंने दिया है। नोट, नोट में लिखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज टू रिड्यूस इंट्राओक्युलर प्रेशर वी जनरली यूज पिलोकार्पिन। मैंने ये बात आपको पढ़ाते वक्त बताई थी कि इमरजेंसी यूज के लिए पिलोकार्पिन यूज होती है, सो इसको लिख लीजिए। अगर आपको इंट्राओक्युलर प्रेशर को इमरजेंसी में रिड्यूस करना है, then you will go for the pilocarpine, ठीक है। So pilocarpine is basically the drugs used in case of emergency to reduce intraocular pressure। ये वाली बात समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। Now move on next question। The correct option for this question will be option A, but here is going to be the explanation, that is complete information। Now coming on the next, अब पायरिडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, इन सब में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सब एक ही जैसे हैं ये। तो इसमें कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, ये जरा देख के बताइए ऑप्शन के हिसाब से। सो हाउ दिस पायरिडोस्टिग्मिन इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम नियोस्टिग्मिन, एट व्हाट पैरामीटर?
पायरिडोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन। क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है? पायरिडोस्टिग्मिन डिफर्स फ्रॉम नियोस्टिग्मिन। तो बात किसकी बात की जा रही? पायरिडोस्टिग्मिन की जा रही, ना कि नियोस्टिग्मिन की बात की जा रही है। ठीक है, क्या पायरिडोस्टिग्मिन ज्यादा पोटेंट होता है ओरली, लॉन्गर एक्टिंग होता है पायरिडोस्टिग्मिन, या लेस मस्करेनिक साइड इफेक्ट होता है, कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है एनएम रिसेप्टर्स पर पायरिडोस्टिग्मिन? ठीक है, सब लोग, कोई बी, कोई सी, कोई डी। इट्स एक्चुअली ए लॉन्गर एक्टिंग। ठीक है, ठीक है, लॉन्गर एक्टिंग है पायरिडोस्टिग्मिन। अच्छा ये बताइए, जो फाइसोस्टिग्मिन है, ये इसकी कैटेगरी क्या है? किस कैटेगरी के ड्रग है ये? क्या इसको कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, इस कैटेगरी की है, या किसी और कैटेगरी की है? यस, एंटीकोलिनेस्टरेज है। क्या फाइसोस्टिग्मिन को हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज करते हैं क्या, ये जरा बताइए। और अगर यूज करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट में यूज करते हैं कि डायग्नोसिस में यूज करते हैं? पहला क्वेश्चन ध्यान से, क्या हम एंटीकोलिनेस्टरेज को माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज करते हैं? मैंने 3 बीमारियों का एग्जांपल आपको बताया हुआ था, तीनों में डिफरेंस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में, पहले तो ये सवाल बताइए कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या इसको यूज करते हैं? अगर यूज करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस दोनों में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं? यस, देखिए एंटीकोलिनेस्टरेज इसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में यस, सो एंटीकोलिनेस्टरेज आर मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट। एड्रोफोनियम आपका डी, डी के बाद मैंने क्या बताया था आपको, ई आता है, तो एड्रोफोनियम। डायग्नोसिस में एड्रोफोनियम। ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे, राइट? यस, चलिए ये वाली बात आ गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉन्गर एक्टिंग होता है पैराडोस्टिग्मिन। चलिए ये जरा देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। देखिए ये पिलोकार्पिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। ये कौन सी प्रेफर्ड चॉइस है? अभी जस्ट मैंने कराया था इसको। यस, माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में मोर स्पेसिफिकली एंटीकोलिनेस्टेज यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली नियोस्टिग्मिन को हम लोग यूज करते हैं, राइट? और डायग्नोसिस में एड्रोफोनियम को यूज करते हैं, ये बात लिख लीजिए। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा इज, यानी कि ग्लूकोमा में प्रेफर्ड चॉइस कौन सी है अगर जनरल देखा जाए इसको तो। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि प्रेफर्ड चॉइस कौन सी है। अभी बीटा ब्लॉकर्स का मैंने जिक्र किया, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स का यूज किया, फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात मैंने की। इन तीनों में एक प्रेफर्ड चॉइस है, यानी कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जिसको हमने बोला गया। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस हमने क्या बोला था? बीटा एनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बीटा ब्लॉकर्स। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी लोग गलत कर रहे हैं, ए कैसे हो जाएगा? ठीक है,
चलिए, इस क्वेश्चन को दोबारा रखने का मेरा मकसद ये था, कभी कभी जब आप एग्जाम दोगे तो सेम क्वेश्चन से मिलता जुलता 2-3 क्वेश्चन लिखेगा। अगर पिछला क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा भेजा यूज किया है, दिमाग को शांत रखा है, तो अगले जो उससे संबंधित क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर हो सकता है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ऐसा कई एग्जाम में आप देखने को महसूस करोगे, यू विल एक्चुअली फील इट। तो कभी ऐसी स्थिति आई, इसको मैंने 2 क्यों ग्लूकोमा का क्वेश्चन दे दिया, जानबूझ के दिया है ताकि आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि ऐसा होगा आपके साथ, कब होगा पता नहीं, राइट। तो ऐसे मौके आएंगे, कभी आपको एक क्वेश्चन पिछला दिया हो और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और भी आ गया हो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलिए देखिए जरा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में तो मैंने आपको बताई थी कि आप ड्रग या पॉइजनिंग ऐसे करके और उसके एंटीडोट की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो एक लिस्ट आपको बनाने को मैंने बोला था, होपफुली आप सभी ने बनाया होगा वो लिस्ट, वहीं से क्वेश्चन है ये। क्या लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कौन सा यूज किया जाता है? सही ऑप्शन ए दिख रहा है जो मैंने ऑप्शन दे दिया है, गड़बड़ है? ऑप्शन तो सामने दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन ए दिख रहा है। आप बताइएगा इसके, ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। यहां मैंने जानबूझ के आपको आंसर शो कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हों, और कंफ्यूज होंगे तो थोड़ा सा पन्ना पलटेंगे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। कुछ लोगों को प्रालिडॉक्सिन या 2-पैम भी ऑप्शन दिखेगा, कुछ लोगों को एट्रोपिन सल्फेट भी दिखेगा, और दोनों अपने आप में करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो किसको सबसे ज्यादा सही माना जाए? ठीक है, ढूंढिएगा आज आप, ठीक है। 2-पैम और एट्रोपिन सल्फेट दोनों आपको सही नजर आएगा, और यहां मैंने आपको ऑप्शन दिया ऑप्शन ए। तो सोचिए कि ऑप्शन ए क्यों मैंने दिया है, ठीक है। तो अभी जैसे ये सेशन खत्म होगा आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं उन दोनों के बारे में बताएंगे। दोनों सही है, दोनों में सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सा है ये आपको ढूंढना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जज्बात के साथ खेलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम, चाहे बिहार का भी एग्जाम ढूंढ लो, चाहे आजकल ट्रेंड हो गया है खास करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, और भी अदर एग्जाम में देखोगे कई सारे ऑप्शंस होते हैं सही आपके, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो आजकल ये भी ट्रेंड में चल रहा है, कभी आपको लगेगा ऑप्शन में दो दो सही है, बट विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट सुटेबल। अब आपके हिसाब से कुछ और मोस्ट सुटेबल हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, यही पर हो जाती गड़बड़। ओके, सो सर्च फॉर द मोस्ट सुटेबल आंसर। अभी आप इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट समय देके गूगल से पूछना जरा। कई लोग गूगल का नाम लेने से चले जाते हैं कि सर फिर आप क्यों हैं जब गूगल सर्च करवाना है तो। चलिए, नाउ क्वेश्चन, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एट्रोपिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने पूरा सेशन से लिया हुआ था एट्रोपिन के बारे में, तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा होगा आपको। गुस्सा भी होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, हार गया वर्ल्ड कप, दिल भी टूटा हुआ है, दिमाग वैसे ही नहीं काम कर रहा है। जनरली मैंने क्या सिखाया था, एट्रोपिन सिक्रीशंस को ब्लॉक करता है, जनरली सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा,
जब जनरली ब्लॉक करेगा सिक्रीशंस तो ड्राइनेस भी करेगा, ठीक है। और एट्रोपिन मिड्रियासिस का काम करता है, टैकीकार्डिया भी करता है ये, ठीक है। सिक्रीशंस का अगर देखा जाए तो एट्रोपिन सिक्रीशंस को ब्लॉक करता है। पिलोकॉर्पिन वगैरह माइटोटिक एजेंट होता है, ये मीडियाट्रिक एजेंट होता है। तो ये तो कंफर्म है कि जब सिक्रीशंस ब्लॉक होगा तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी। यहां पर क्या पूछा हुआ है, एक्सेप्ट पूछा हुआ है। आधे लोगों को दिखेगा ही नहीं, एक्सेप्ट पूछा हुआ है। और जैसे एट्रोपिन का नाम देखेंगे बिल्कुल एकदम उनकी आत्मा अंतरात्मा जग जाएगी और फटाक से ड्राइनेस ऑफ माउथ लगा देंगे। लेकिन यहां उनको एक्सेप्ट दिखाई नहीं देगा और मैच से बाहर हो जाएंगे। तो ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, ये वाला होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ हियर इज अ चांस ऑफ 50% करेक्ट ऑप्शन। जब कभी लगे कि हम दौड़ से बाहर हो रहे हैं, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना कैलकुलेटेड रिस्क लिए काम चलने वाला नहीं है। तो टैकीकार्डिया भी करता है, मिड्रियासिस भी करता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी करता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए एट्रोपिन, ठीक है। इसके बारे में जरा क्या ख्याल आपका, पॉइजनिंग और एंटीडोट पे आ गया जरा क्वेश्चन, इसके बारे में क्या ख्याल लगता है। अभी सब बता रहा हूं, जो भी जिनके भी डाउट्स हैं अभी लास्ट में मैं ना इसको थोड़ा सा एक बार फटाफट करा लूं, ठीक है। परेशान मत होइए। कल से रेगुलर क्लासेस कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आ गया हूं, बाकी लोग भी हैं, सब लोग अपना, तो क्लासेस थोड़ी रेगुलर हो गई, सब लोग वापसी हो गई है सबकी। क्या लगता है कि बेलाडोना पॉइजनिंग में कौन सा यूज किया जाएगा। जनता क्या कह रही है, ए बी डी, कोई तो सही होगा ना। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब आप पॉइजनिंग और एंटीडोट की लिस्ट बनाइए, सवाल पूछा जाएगा आपसे। मैं इस लिस्ट से आपको बार बार क्वेश्चन देने का मतलब यही है। बाकी रट्टा तो आपको मारना ही है, फाइसोस्टिग्मीन, ठीक है। चलिए ये देखिए जरा, इसके बारे में क्या ख्याल है। जब भी कभी क्वेश्चन आपको लगाना हो, पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं देते। आपको क्वेश्चन को समय देना है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा समय दोगे, धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ेगी, अपने आप ही वो समय कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में यू नीड टू गिव टाइम, अदरवाइज कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक करके आ जाओगे आप एग्जामिनेशन में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में समय नहीं दोगे तो। डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गो फॉर द रॉन्ग आंसर। और बाद में जब निकलोगे तो सर पे हाथ रख लोगे, फिर वही बात की यार कैसे हो गया ये, ठीक है। नॉन कैटिकोलामिन्स, कैटिकोलामिन्स वही बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, उसके साथ 3 और 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये सीएनएस पेनिट्रेशन कम होगा, इनका ब्लड ब्रेन बैरियर को कम क्रॉस करेंगे, ठीक। क्या ये कॉम्ट से डिग्रेड जल्दी हो जाते हैं या कम डिग्रेड होते हैं, ये बताइए जरा। कैटिकोलामिन्स अगर ये डिग्रेड होते हैं तो ये शॉर्टर एक्शन या फिर लॉन्गर एक्शन वाले होते हैं, ये जरा बताइए। पहले मुझे ये बताइए कि जो कैटिकोलामिन्स हैं, क्या वो कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफर जो कि गट में प्रेजेंट है कॉम्ट से, उससे ये डिग्रेड हो जाते हैं या फिर स्टेबल रहते हैं, बस इतना बताइए।
ओके, अगर डिग्रेड होते हैं तो फिर इनका शॉर्टर एक्शन होना चाहिए, ये ज्यादा देर तक नहीं रहते, फिर तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, डिग्रेड हो जाते हैं ये। इसका एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, जिसको आप लोग एड्रेनालिन बोल रहे थे, ठीक है, डोब्यूटामीन, डोपामीन, ये सब मैंने आंसर बताए थे। तो इसमें से पहचानिए कि कौन सा नाम मैंने नहीं लिया हुआ था। आइसोप्रिनालिन का भी नाम मैंने लिया था, ठीक है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं लग रहा है। कैटिकोलामीन, यहां क्या पूछा हुआ कि नॉन कैटिकोलामीन है, ठीक है, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कैटिकोलामीन कौन कौन से हैं। तो एड्रेनालिन भी है, ठीक है, डोपामिन भी मैंने आपको बताया था, आइसोप्रोनालिन भी बताया था। इफेड्रिन आपका जो है कैटिकोलामिन नहीं था, इफेड्रिन में केवल सीधे बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर था, और इथाइलेमिन, ठीक है, इथाइलेमिन, यहां पर ओएच ग्रुप नहीं था, ये वाला ग्रुप। तो इफेड्रिन, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इफेड्रिन है। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको रट्टा मानना पड़ेगा कौन सा कैटिकोलामिन का एग्जांपल है, कौन सा नॉन कैटिकोलामिन्स का है। तो अगर आप कैटिकोलामिन्स का एग्जांपल आपको याद है तो इजीली यू विल आइडेंटिफाई द नॉन कैटिकोलामिन्स। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए इस तरीके से, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज इफेड्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेप ए है, ए से बी गया, तो यहां पर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, फिर यहां से सी, फिर यहां से डी, तो फाइनल जो प्रोडक्ट डी बन रहा है ना, वो बहुत हद तक स्टेप 1 पर डिपेंड करता है। डिपेंड तो सारे स्टेप पर करता है, लेकिन ये वाला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यहां पर चीजें ब्लॉकिंग नहीं। क्रिकेट मैच का आप देखो, आज भारत की शुरुआत अच्छी हुई लेकिन विकेट नहीं रोक पाए, तो काफी हद तक स्टार्टिंग में कहां था, रोहित शर्मा के विकेट पर काफी डिपेंडेंट था। तो कह सकते हो कि क्रिकेट भारत की पारी में बहुत बड़ा जो चेंजिंग फैक्टर था वो रोहित शर्मा का विकेट था, उसके बाद विराट कोहली का विकेट था, और जो फाइनल स्कोर बनना चाहिए था 300 प्लस, वो नहीं बन पाया। ये बहुत बड़ी बैटिंग की बहुत बड़ी दिक्कत थी आज, बैटिंग सही से नहीं कर पाए। दूसरी बात आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में 10 ओवर तक तो काफी झमाझम खेला, उसके बाद बाउंड्रीज ही नहीं आई, प्रेशर में आ गए सब लोग। तो रेट लिमिटिंग यानी कि कौन सा चेंजिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट कौन सा था, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो यहां पर टायरोसिन से डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इस तरीके से पूरी चेन देखोगे। तो टायरोसिन से फिर जब ये डोपा बनता है ना, तो वहां पर एक एंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर आप देखोगे तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो यहां पर है, वो फाइनली नॉरएपिनेफ्रिन नेफ्रिन में बनने में, सो द रेट लिमिटिंग एंजाइम विल बी टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। चलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रात देखते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अरे यार ऑप्शन ए कहां गया, हाँ ठीक है, इसका आंसर जरा बताइए। ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। मैंने आपको क्या बताया, अल्फा 1, अल्फा 2 ब्लॉकर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इन सब का आप एगोनिस्ट बनाइए, एंटागोनिस्ट लिखिए। एक चार्ट बना के लिख लीजिए, पूछा ही जाएगा आपसे, इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है। ये उसी चार्ट से क्वेश्चन है। अल्फा 2 ब्लॉकर, एंटागोनिस्ट बोले तो ब्लॉकर्स, प्राजोसिन ट्रेजोसिन क्या है, अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं। यूहिम्बिट्री से ही यूहिम्बिन निकाल रहे थे, ये अल्फा 2 ब्लॉकर है। द करेक्ट ऑप्शन इज यूहिम्बिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, ये देखिए, एड्रेनालिन इज इनएक्टिव ओरली, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और किससे रिलेटेड है, वही जो अभी मैंने कॉम्ट वाला क्वेश्चन जो बताया था उसी से रिलेटेड ऑप्शन है। थोड़ा पढ़िए इसको जरा और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ऑप्शंस को मैंने इधर उधर आगे पीछे करके टिपिकल बनाने की कोशिश की है, लेकिन आई होप कि आप अगर समझ रहे हो, समझ के पढ़ा होगा आपने, तो विल बी इजिली इन अ सिचुएशन टू गिव द आंसर। एड्रेनालिन बोले तो कैटिकोलामिन्स,
गट के द्वारा डिग्रेड हो जाते हैं, ऐसे पहुंचना आंसर तक। डिग्रेड हो जाते हैं तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएंगे ओरली, तो जनरली ये फिर या तो सबक्यूटेनियस या फिर आईवी रूट से प्रेफर्ड दिए जाएंगे। ऐसे कुछ सोचना है आपको। एड्रेनालिन से नाम लेना कि अच्छा ये कैटेकोलामिन्स है, तो गट द्वारा जो है डिग्रेड हो जाएंगे, इसीलिए इनको ओरली इनएक्टिव होंगे, तो ये सबक्यूटेनियस या आईवी रूट से दिए जाएंगे। तो जरा देखो, नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट, destroyed by gastric acid, completely metabolized in the intestinal mucosa and liver before systemic circulation taken up the IV। ये तो जो सबसे सुटेबल आंसर लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है, सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सोचना कुछ इस तरीके से है, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। आपको याद हो मैंने एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ाया था अभी जस्ट पिछले सेशन में, तो उसमें मैंने बोला था कि सब में अल्फा और बीटा एक्शन होते हैं, लेकिन इसमें D1 और D2 रिसेप्टर पर भी ये काम करता है मॉलिक्यूल। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले सेशन में आपको मैंने जस्ट पढ़ाया था। इसमें से एक मिनट रुकिए, किसी ने हैंड रेज किया है। हाँ बताइए, मैंने हिंट भी आपको दे दिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ये क्वेश्चन देने का मतलब है कुछ ना कभी कभी एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं आपसे कि ड्रग मॉलिक्यूल हैविंग अल्फा प्लस बीटा एक्शन बोथ, हैविंग ओनली बीटा 2 एक्शन। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी पूछे जाए। ठीक है, पूछा जाए कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एक्टिविटी, बट बीटा नहीं होता उसमें, किसमें अल्फा और बीटा दोनों एक्शन होते हैं, लॉबेटेलॉल वगैरह जो मैंने बताया था आपको। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैंने आपको बताया था डोपामिन। डोपामिन क्योंकि कैटिकोलामिन है, तो ये अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे तो काम करेगा ही, लेकिन ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर जो कि D1 एंड D2 है उन पर भी काम करता है। तो जब मैंने डोपामिन आपको पढ़ाया था तो इसका आंसर बताया था, यहां पर देखो लिखा हुआ। लेकिन इसमें भी अल्फा 1 डोमिनेटिंग है, बीटा 2 पे जनरली डोमिनेटिंग नहीं दिखाई देगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा डोपामिन। ठीक है, राइट। चलिए, बड़ा जल्दी खत्म हो गया क्वेश्चन यार, मैंने तो और थोड़ा सा बनाया था। एक मिनट रुकिए जरा, मिस हो गया क्या? वेट 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 वेट, मैंने 20-25 क्वेश्चन बनाया हुआ था। हाँ मिस हो गया, चलिए कोई नहीं, सेव करने में लग रहा प्रॉब्लम हो गई है। लास्ट में ना छाप के मैंने सेव शायद नहीं किया है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट सेशन हो गया, मैंने 25 क्वेश्चन के आसपास बनाया हुआ था, बट मुझे लग रहा लास्ट में ना क्लास में आने से पहले जल्दीबाजी में सेव शायद नहीं हो पाई फाइल, तो मिस हो गए वो क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ आपके डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए फटाफट, सेशन को यहीं एंड कर देंगे। ठीक है, छोटा सेशन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल से अच्छे से पढ़ेंगे, कल बैक टू बैक आपकी क्लासेज आएंगे, सब अपने टाइम पर है। मैं भी आ गया हूं अपनी जगह पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडिया की हार पर क्या बोलूंगा, देखिए हमें अपने इंडिया का अपनी टीम पर बहुत प्राउड है। बिल्कुल बहुत अच्छा खेला उन्होंने, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। लेकिन यस, आज की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा नाराजगी है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप अच्छी नहीं हुई है, अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, वो जब टॉस हारी है इंडिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि टॉस जीतेगी तो इंडिया डेफिनेटली फील्डिंग ही करेंगे ये लोग। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए हारने का कुछ भी हो सकता है, तो आप 350, जब हारना होगा तो आप 350 भी बनाएंगे तो भी हार जाएंगे, लेकिन कम से कम फाइनल था, 300 प्लस तो स्कोर मांगता ही मांगता था 100%। और जिस तरीके से स्टार्टिंग में खेले हैं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 320-25 के आसपास होना चाहिए था। अगर 300 प्लस स्कोर होता तो एक दिमाग में दबाव रहता है अल्टीमेटली, और बॉलर्स भी फिर उस हिसाब से बॉलर भी काम कर पाते हैं।
तो वही मैंने बताया कि रोहित का विकेट जो है, रोहित शर्मा का विकेट और कोहली का विकेट थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था वहां पर। सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर? देखिए, जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऐसे अगर जीपैट वगैरह देखा जाए तो बहुत सारे, पहले तो समझना पड़ेगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता क्या क्या है, क्या मेडिकेम आता है, क्या ऑर्गेनिक आता है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल में इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है। तो इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, लिमिट टेस्ट वगैरह पे आ जाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जीपैट वगैरह के डीआई के पर्सपेक्टिव देखेंगे तो एसएआर के बारे में पूछते हैं, सिंथेसिस का स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, लास्ट मॉलिक्यूल क्या है, बीच में रेजेंट कौन सा हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वही जब हम ड्रग इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव से मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आईयूपीएसी नेम हर चीज का कितना रट्टा मारेंगे। और उसके बाद ब्रांड नेम, उसकी प्रिपरेशन क्या है, वो टैबलेट में है, कैप्सूल में है, सिरप में है, उसकी डोज क्या है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फार्मासिस्ट के पर्सपेक्टिव से केवल स्ट्रक्चर और डोज इंपॉर्टेंट है और उसका यूज। डीआई के पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चर, डोज, उसकी प्रिपरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। जबकि जीपैट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सिंथेसिस और एसएआर भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से थोड़ा सा एग्रीगेट करके पढ़ना होता है। ठीक, एक मिनट रुकिए जरा, कुछ मैसेज आ रहा है मेरे पास दूसरे ग्रुप में, उनको रिप्लाई कर दो जरा। हाँ, और किसका क्वेश्चन क्या है? हरिंद्र जी पूछ रहा है ऑगमेंटेड एडीआर क्या होता है। देखिए, जब किसी दवा की डिस्कवरी होती है ना तो वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन में यूज होती है। जैसे कुछ थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। एक सेकंड रुकिए जरा। ड्रग डिस्कवरी में ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं। चाहे वो आपका रिसेप्टर आइडेंटिफिकेशन हो, फिर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो, चाहे वो डॉकिंग हो, ठीक है, फिर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के थ्रू लीड का आइडेंटिफिकेशन हो, या फिर प्री क्लिनिकल स्टडी हो, फिर क्लिनिकल ट्रायल हो, उसमें फिर 0, 1, 2, 3, फेज 4, इसके बीच मार्केटिंग में आना दवा का, ये सारी चीजें। ये जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ना, ये एक लिमिटेड पॉपुलेशन में होता है। ये डेटा पूरे दुनिया का डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जब दवा वास्तव में मार्केट में आती है तो जैसे 140 करोड़ प्लस हम ही लोग हैं और पूरी दुनिया में जाती है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करती है। यहां पर जो क्लिनिकल ट्रायल होता है या प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, हमेशा कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है। ये जैसे मान लीजिए सपोज अगर मुझे डायबिटीज है तो हो सकता है मुझे अस्थमा ना हो, लेकिन वास्तव में जब आप और जगह पर दवा जाएगी तो वहां उसका अस्थमेटिक पेशेंट भी हो, कॉम्प्लिकेटेड डिसीज हो। तो जब दवा डिस्कवरी होती है तो क्लिनिकल ट्रायल एक कंट्रोल्ड कंडीशन में कंट्रोल्ड पेशेंट पर होता है। तो सारे साइड इफेक्ट जान लेना, सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन जान लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब वास्तव में ये सिचुएशन जब मार्केट में आती है तो वहां पर बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां पर फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट एक्टिव होता है। ठीक है, जैसे अभी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन देख रहा है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये सब सारी चीजें मिलकर देख रहे हैं लोग। टेलीफोन नंबर भी है, इनका ऐप भी है, एडीआर मॉनिटरिंग फॉर्म भी है, उस सबसे रिपोर्ट करते हैं। तो ऑगमेंटेड एडीआर का मतलब होता है संभावित, ऑगमेंटेड रिएक्शन का मतलब होता है संभावित क्या क्या पॉसिबल हो सकता है इससे। ऐसे साइड इफेक्ट को बोलते हैं ऑगमेंटेड एडीआर। समझ में आई बात? तो ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब हो गया कि संभावित क्या है, क्या क्या हो सकता है इससे पॉसिबिलिटीज। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा रहता है कि अगर आप ये दवा लेंगे तो डिसकलरेशन ऑफ यूरिन हो सकता है या फिर ऑरेंज कलर की यूरिन हो सकती है। तो पहले से बता देते हैं कि इसका इसका साइड इफेक्ट आने वाला है।
देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर में मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। जनरली फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं आती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आती है, ठीक है। उसमें जनरली स्ट्रक्चर पूछा जाता है, स्ट्रक्चर, उसका डोज। एक मिनट रुक जाइए, लेट मी गिव द आंसर। डोज वगैरह पूछा जाता है, स्ट्रक्चर और डोज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रिपरेशन। जब हम ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो कोई भी जब हम ड्रग पढ़ते हैं तो उसका केमिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, उसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन बोले लिखा रहता है कि प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन, तो कौन सी प्रिपरेशन है वो, कैप्सूल है, सिरप है, प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके अलावा उसमें आईयूपीएसी नेम वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कितने का हम रट्टा मारेंगे। तो उसका यूज, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन, कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई खास बात है वो इंपॉर्टेंट है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम जीपैड के लिए पढ़ेंगे तो डीआई के लिए तो पढ़ेंगे, साथ साथ उसमें सिंथेसिस भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और एसएआर भी पढ़ेंगे। 2 चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जीपैड के लिए। डीआई के लिए स्ट्रक्चर, केमिकल क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, उसका यूज और उसका डोज, बस इस 5 पॉइंट पे आप पढ़िए। डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है। देखिए गोविंद जी, आप ये पूछ रहे हैं कि कितने, केवल जीपैट ऐसा एग्जाम है जिसमें स्ट्रक्चर फिक्स होता है कि 38 क्वेश्चन सूटिक्स आना है, 38 क्वेश्चन केमिस्ट्री आना है, 28 आना है आपका कोलोजी। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन नहीं है जो अपने इंडिया में हो रहा है फार्मा के एग्जाम में जिसमें पैटर्न फिक्स हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी। तो ये कहना है कि सर 2 आएंगे 4 आएंगे, ये लक की बात आ गई। कहीं पर 4 भी आ जाते हैं, कहीं पर 20-25 भी आ जाते हैं। जीपैट एग्जाम को छोड़ के करके इंडिया में कोई फिक्स पैटर्न नहीं किसी एग्जाम का। हाँ, बट मैंने, आपको याद हो, एक वीडियो बना के इन्वेटर्स अड्डा के चैनल पर भी डाली हुई थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फार्मासिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट जाते हैं तो कोलोजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सूटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट आपको स्टोर भी मैनेज करना होता है, तो डीएसबीएम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम अवेयर करना है, तो एचईसीपी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये 5-6 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट का मतलब इन पे ज्यादा फोकस करना है। इट डजंट मीन कि और को छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन इन पे समय थोड़ा ज्यादा देना है, ठीक। तो जिस तरीके की नौकरी होती, जिस तरीके की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, उसी तरीके से सब्जेक्ट पे हमें फोकस देना होता है। हाँ बिल्कुल, ऑगमेंटेड रिएक्शन में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इट्स पॉसिबल, ठीक। एलर्जी तो आजकल कॉमन है बहुत सारे ड्रग्स के साथ। तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स योर क्लासेस इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ेंगी और इट विल बी ऑन टाइम आल्सो, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने अपनी जगह आ चुके हैं एंड वी आर फुली फंक्शनल नाउ। अच्छे से पढ़िए। अगेन आई एम सेइंग, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, हर हफ्ते, हर 10 दिन पे, हर 20 दिन पे मैं आपको याद दिलाता रहता हूं, आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ अच्छी बातें। नथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। सब लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप केवल कमी ढूंढेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आप कमी ही ढूंढते रह जाएंगे। बेहतर है कि आप उस प्लेटफॉर्म की अच्छी चीजों को यूज करिए, ठीक है। यस, वी आर रनिंग विद द लिमिटेड स्टाफ, लेकिन वी आर रनिंग विद द बेस्ट, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। तो ये बात आप समझिए। क्या आपको नंबर चाहिए, क्या आपको भीड़ चाहिए, जिसमें हम लोग बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हम सिलेक्टेड टीचर्स हैं, लेकिन हम सब बेस्ट हैं अपने कैटेगरी में। ऐसा स्टूडेंट का फीडबैक है, हम अपने आप को बेस्ट नहीं बोलते, स्टूडेंट की फीडबैक की वजह से बोलते हैं। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करिए और जो भी कंटेंट है उसको ढूंढ ढूंढ के एक एक कंटेंट को यूज करिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पिछले मैं 2-3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बच्चे कोर्स में एडमिशन लेते हैं, 2-4 दिन दो जोश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद छोड़ छाड़ देते हैं, उनका कोई रूटीन नहीं होता है। टोटल फोकस केवल इधर क्लासेस पे पढ़ते जाना, रिवीजन पे कोई फोकस नहीं है, जो मटेरियल ऑलरेडी आ चुका उस पर कोई फोकस नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक मत करिए। यूज द प्रॉपर मटेरियल। कोर्स को जिसको आपने परचेज किया, एक एक वीडियो का पढ़िए। आई कैन अश्योर यू आपका नॉलेज इनहांस ही होगा। एक्टिव स्टूडेंट का कभी कभी कुछ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में
फार्माकोग्नोसी के कुछ क्वेश्चन में एपीआई, देखिए इंपॉर्टेंट है, एपीआई केवल याद रखना, सबसे मेन कंपोनेंट कौन है। कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज भी पूछ देते हैं, जैसे खास करके मॉर्फिन वगैरह में या कंट्रोल सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट में। तो एक आध दो क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछ रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अगर छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन कंपोनेंट याद होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि भाई जैसे मान लीजिए क्लो है, तो क्लो में कौन सा होगा, क्या यूजिनॉल होगा, तो यूजिनॉल ही होता है। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, चलिए, तो मैंने मेरे ख्याल से आपके काफी क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी कुछ छूट जाए तो चैट ऑप्शन है, आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म किसी भी प्लेटफॉर्म का या किसी भी टीचर का आप कर सकते हैं, इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, बट इट शुड बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिससे आपका फायदा हो, हम भी सर्विसेज इंप्रूव करें। डू नॉट गो फॉर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और कभी भी किसी से प्रभावित होकर, किसी विचारधारा से प्रभावित होकर, किसी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो यू विल बी टोटली फ्रस्ट्रेटेड। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जिस मेंटर से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, भरोसा रखिए, वो मेंटर आपको 100% साथ देगा आपका। ठीक है। हाँ, कुछ कहीं प्लेटफॉर्म पे कमी दिखती है, कुछ भी टीचर में कमी दिखती है, वी आर ओपन प्लेटफॉर्म, आप हमें फीडबैक देंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। ये नहीं कहेंगे कि इसने सवाल कैसे उठा दिया, हम लोग इस तरीके के नहीं है। वी आर ओपन पीपल एंड वी आर ओपन प्लेटफॉर्म। सो गो फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नॉट गो फॉर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, आप कंटेंट को अच्छे से यूज करिए, अपने समय को प्रॉपरली मैनेज करिए। ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। यस। हाँ, एक बात देखिए, फार्मासिस्ट और इन सब की बहुत अच्छी जगह वैकेंसी, अभी पीजीआई में भी वैकेंसी आई हुई है, अभी रेलवे की भी एक्सपेक्टेड है। सो ये साल नौकरी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, ले लीजिए नौकरी। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप गोल्डन एरा में समझ लीजिए, 2023 में है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मेसी पीपल। हर जगह जॉब ही जॉब, आप इधर हाथ मार लीजिए, इधर हाथ मार लीजिए, कहीं भी एवरीवेयर जॉब इज देयर। आपको जॉब ले लेना है, बस इतना करते हैं। ठीक है, जो भी एम्स के डाउट है आप पूछ लीजिए। यस, प्रोप्रेनोलॉल जो है मेटाबॉलिज्म ज्यादा शो करता है। थोड़ी सी शिकायत भी है, कई बच्चे बैच में मैंने देखा, वो पूछ रहे थे सर इसमें ऑल इंडिया बच्चे एलिजिबल है, केवल स्टेट के एलिजिबल हैं, सर डिप्लोमा भर सकता है, बी फार्मा भर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल डल है, उनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस जनरेशन में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इम्पेशंस बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। तो हमें उसे भी, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो वी नीड टू बी सम हाउ मैच्योर। कभी कभी मैं भी गुस्से में रिस्पॉन्ड कर देता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए, आप एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इतना इम्पेशंस, कौन सी किस साइज की फोटो लगेगी, वो फोटो तक आप रिसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको करना पड़ेगा, वो सब सीखना पड़ेगा। फोटो कौन सा रिसाइज करना है, कितने डीपीआई पे स्कैन करना है, सिग्नेचर सर नीले की जगह काला हो गया, क्यों काला हो गया भाई, जब उसमें साफ लिखा हुआ है। आप खाली यूट्यूब के भरोसे मत डिपेंडेंट रहिए, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिए। एडवर्टाइजमेंट आए उसको पॉइंट वाइज पढ़िए, कि साइन किससे होना है, क्या होना है, उसका नीले कलर होना है, किस में होना है, थंब इंप्रेशन लेफ्ट लगना है कि राइट लगना है। जब लिखा होता है रजिस्टर्ड विथ यूपी फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर्ड विथ महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल, सिंपली इट्स द स्टेट वैकेंसी। जब लिखा रहा है कि रजिस्टर्ड विथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो अब कहीं का भी कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है। समझ में आई बात। स्टेट में लिखा रहता है रजिस्टर्ड विथ फलाना स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप समझ जाइए कि वो स्टेट की वैकेंसी है। अगर लिखा हुआ कि रजिस्टर्ड एज पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज पर दिस एक्ट, तो इस तरीके से आपका जो है पूरा इंडिया के एलिजिबल है। ठीक है। अब जैसे ये एसआईसी है, पूरे बच्चे एलिजिबल है। कई लोग पूछते हैं सर डिप्लोमा बी फार्मा, देखिए डायरेक्ट बी फार्मा नहीं लिख सकते वो, क्योंकि फार्मासिस्ट बनने के लिए जो इंडिया में मिनिमम क्राइटेरिया वो है डिप्लोमा। तो अगर हम बी फार्मा को इसेंशियल बना देंगे तो फिर डिप्लोमा कैंडिडेट कहां जाएंगे। तो इसलिए मिनिमम और इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ही होती है, लेकिन बी फार्मा भी एलिजिबल होता है। जब आप एडिशनल कॉलम ज्वाइन करेंगे या फिर आगे ग्रेजुएशन का ऑप्शन चूज करेंगे, वहां बी फार्मा शो होता है आपको। ये सब छोटी छोटी चीजें फार्मेसी जैसे एग्जाम में आप ध्यान दीजिए, ये सब चीजों को। गुजरात डीआई के बैच में
कई बच्चे कंफ्यूज है, सर लैंग्वेज किस में आएगा किस में नहीं आएगा। पिछली बार पता है कि वो जीएस का पोर्शन उसमें आया था, इस बार उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था आपके, जब आप फॉर्म भरते हैं ना उसमें देता है कि क्या आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, गुजराती पढ़ना जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, वो सब ऑप्शन पूछ रहा था। तो आजकल ना जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो लोग क्या कर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक ही बार आप प्रोफाइल अच्छे से भर दीजिए, जैसे कोई वैकेंसी आएगी आप वो ओटीआर नंबर डालोगे, सारा आपका डिटेल फेच हो जाएगा। तो अगर इस ओटीआर में आपने लैंग्वेज सही से चूज किया है तो आपके लैंग्वेज का पेपर आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात गड़बड़ नहीं करनी है। तो ओटीआर अगर आपने, बहुत सारे बच्चों ने ओटीआर में ही गड़बड़ भर दिया है, उल्टा पुल्टा लैंग्वेज चूज कर लिया है, तो आपको भी थोड़ा सावधानी देना है। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्टाइजमेंट में क्लियर किया हुआ था कि आपको हिंदी गुजराती आती है या दोनों आती है, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो वाई देयर इज सच सो मच ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि विच लैंग्वेज यू हैव चूज्ड इन ओटीआर। फॉर्म भरते वक्त आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की है। अगर आपने उल्टा पुल्टा लैंग्वेज चूज कर लिया तो यू कैन एक्सपेक्ट उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ही भाषा में आएगा। सही भाषा में, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल आप चूज करेंगे उस भाषा में पेपर आएगा आपके पास। इट्स वेरी सिंपल। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक मैं देखता हूं, मतलब ये दिखाता है कि मतलब आप कितने सिंसियर हैं, कितने सीरियस हैं अपने करियर को लेके। ठीक है, हाँ। अब हमें प्रॉब्लम यही है कि हम 50 चैनल से जुड़े हुए हैं, कंपेयर करने लगते हैं, बस वायरल वीडियोस देखने की आदत है, शॉर्ट देखने की आदत है, और सामने वाला तो व्यूज पाने के लिए बना रहा है, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन बारीकी से, वो बारीकी तभी आपको पता लगेगी जब आप पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अगेन कि आप जब भी पढ़िए एडवर्टाइजमेंट, कोई भी वैकेंसी आए उसके हर लाइन बाय लाइन को अच्छे से पढ़िए। एक दिन आप पढ़ने में दीजिए, फिर अगले दिन से फॉर्म भरिए, इतना जल्दीबाजी क्यों है, राइट? ठीक है, मैं जीपीजीआई वाले पर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए, तो आज के सेशन को एंड करते हैं। समय आपका भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल रेगुलर क्लासेस के साथ। ठीक है, अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकदम कस के रखना उस पर। गुजरात डीआई का मैं देख रहा था, उसमें कुछ बैच में कुछ क्वेश्चंस बच्चे कर रहे थे कि एग्जाम टाइमिंग का कुछ कंफ्यूजन था। उसमें लिखा हुआ कि 2023-24 करके एक नोटिफिकेशन में अभी देख रहा था गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन पे, 2023-24 में उसमें एग्जाम लेने को कहा गया है। अर्लियर एक्सपेक्टेड वाज 17 दिसंबर। आप जब तक कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ना आए, आप 17 दिसंबर ही मान के तैयारी करिए। जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगा तब अपना डेट वगैरह आप जो भी चेंज करना हो कर लीजिए। ठीक है, बट जब तक पिछला जो डेट दिया है उसके अलावा कोई ऑफिशियल डेट फिक्स नहीं आई है, आप उसको एस्टिमेट मत करिए, गलत फहमी मत रहिए, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कमर कस के रखिए। एज्यूम द 17 दिसंबर एज द फाइनल डेट। उसके बाद अगर वो एग्जाम लेते हैं, डेफिनेटली उस जिस तरीके की भाषा उन्होंने नोटिफिकेशन में यूज किया है, दे आर गोइंग टू शिफ्ट द एग्जाम। बट अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, सो श्योरली हम नहीं कह सकते। सो प्रीवियस डेट को ही मान के तैयारी करिए आप लोग। सर पता कैसे चलता है कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन? अभिषेक जी, जब क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था इधर पे, ये देखो आपको दिखा रहा हूं मैं। एक सेकंड, ये वाला, जैसे मैंने आपको कैटिकोलामिन्स के एग्जाम्पल बताए थे और नॉन कैटिकोलामिन्स के एग्जाम्पल बताए थे। तो अगर आपने कैटिकोलामिन्स के एग्जाम्पल इधर रख ली तो आपको ये लग रहा है कि कैटिकोलामिन्स के क्लासिफिकेशन से आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये रटने ही पड़ते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, ठीक है। सो मैं सेशन को एंड कर रहा हूं और आप सब अपना ध्यान रखिए। कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया मैच हार गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा खेले हम लोग, बहुत ही शानदार, कॉन्टिन्यूअस बैक टू बैक 10 मैच हम लोग जीते हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट यस, आज हमारा दिन नहीं था। मुझे पता है कि कई करोड़ों का दिल आज टूटा है, इंक्लूडिंग मी आल्सो। शायद वो एनर्जी, शायद वो चीज आपको नहीं महसूस हो रही होगी, क्योंकि बुरा मुझे भी लगा एक्चुअली में। ठीक है, हम आल्सो क्रिकेट लवर, तो बुरा तो मुझे भी लगा है, बट यस,
पता है कि टीम ने बहुत अच्छा किया है, केवल एक मैच से ये कह देना कि टीम इंडिया ने नहीं सही खेला है, ये गलत होगा, ठीक है। और डिमोरलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, टीम इंडिया को बहुत अच्छा खेली है। बट यस, कुछ चीजें थी जहां पर हमने गड़बड़ की है। आज के दिन बहुत बड़ा था। ऑस्ट्रेलिया आप देख लीजिए, उन्होंने कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 40 रन उन्होंने बचाए हैं फील्डिंग में। तो फील्डिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने, नो डाउट। बैटिंग उनकी, देखिए एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर नहीं, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, बहुत प्रेशर वाला गेम था। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मैच्योरली खेला, उनके 3 विकेट 50 रन पे जाने के बाद भी वो देखो इस तरीके से खेल रहे हैं, और पिटाई जारी थी लगातार एकदम इंडियन बॉलर्स की। आप ये सोचिए, ये दर्शाता है कि आप किस कैरेक्टर से, किस मेंटल स्टेटस से खेल रहे हो। और वही इंडिया का आप बैटिंग देखोगे, हमेशा इंडिया की बैटिंग बहुत जबरदस्त रही है, लेकिन आज बल्ला खामोश रहा है बल्लेबाजों की तरफ से। विकेट गिरते ही बिल्कुल 40 ओवर में केवल 4 चौके लगे हैं, आप सोच के देखिए। तो ये जो एटीट्यूड है ना, वो इमेज का, वो थोड़ा सा जो है इंडियन टीम को थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लोग तो बड़ा आसानी से कह दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देवर प्लेइंग, देवर फेसिंग 140 करोड़ देश की एक्सपेक्टेशन थी उनसे। बहुत प्रेशर गेम होता है, हम यहाँ आप तो ज्ञान बांट सकते हैं, लेकिन एक्चुअली देवर फेसिंग दीज थिंग्स, ठीक है। बट यही तो है ना, हम स्टूडेंट के तौर पर क्या होता है, हम एस्पिरेंट जब होते हैं, इतने दिन तैयारी करते सारी चीजें, फाइनली जब एग्जाम दिन आता है, वो प्रेशर हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सीखना पड़ेगा। आज जो हमारे वर्ल्ड का फाइनल में हुआ, इससे हम लोग एज ए एस्पिरेंट सीख सकते हैं कि हमें कैसे प्रेशर, केवल एग्जाम रट्टा मारना नहीं है, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियन टीम इमैच्योर प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती, जबरदस्त टीम है, लेकिन आज जो प्रेशर हैंडल करने का जो टेंडेंसी था ना, वो करेक्टर दिखा नहीं इंडियन टीम में। और वही आपको नहीं करना अपने एग्जाम में, एग्जाम के प्रेशर को पढ़ना, अपने सब्जेक्ट में, अपने उसमें आगे रहना, दैट इज वन थिंग, वन एस्पेक्ट। बट एग्जाम के ओवरऑल प्रेशर को हैंडल कर लेना एज ए एस्पिरेंट के तौर पर, ये अपना बहुत बड़ा टैलेंट है। और टू बी फ्रैंक, मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलूं, स्टार्टिंग में मैं बहुत बड़ा फेल्योर था मेरे साथ, ये बहुत बड़ा मैनिया था मेरे लिए एग्जाम। और ये चीज मैंने कई बार डिस्क्लोज की है, मैंने अपने एक स्टूडेंट से सीखा, उस स्टूडेंट ने मुझे बताया, जो कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया था। अभी वो सीएपीएफ के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट है, सचिन, ठीक है। उसने मुझे बताया कि सर आप ऐसे ऐसे करो, और उसको फिर मैंने इस टेक्निक को पहली बार अपने जिंदगी में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में दिया था, और क्वालिफाई भी किया था उसको मैंने, ठीक है। तो नॉलेज कहीं भी छोटा बड़ा आप मत देखिए। तो ये एग्जाम प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा मैनिया होता था, बड़ा पैनिक होता था एग्जाम में। तो ये चीज थोड़ा सा मैंने यहां पर सीखी, और यही टेक्निक मैं आप सभी को भी सिखाता हूं। हो सकता है कि ये करेक्ट ना हो, बहुत ज्यादा आप पे ना लागू हो, लेकिन मोस्टली सब पे लागू हो जाती है। तो आज के मैच से ये सीखना है एज ए स्टूडेंट कि हमें प्रेशर हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम को एग्जाम के तौर पर लीजिए, गेम को गेम के तौर पर देखा जाना चाहिए। एक चीज से डिसाइड नहीं होना चाहिए किसी भी टीम का कैरेक्टर। तो आपका भी एक एग्जाम से, एग्जाम जिंदगी आपकी बहुत बड़ी है, इट्स एग्जाम, एक एग्जाम है, बट यस वो इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, पहलू है। एग्जाम को एग्जाम पे सर पे मत चढ़ाइए, ठीक है। एग्जाम इज एग्जाम। हाँ, जहां गलतियां हुई हैं उसको सीखिए और आगे रेक्टिफाई करिए। तो इंडियन टीम के लिए क्या 4 साल बाद वो मौका मिलेगा, घर में जीतने का मौका था, वो उन्होंने गंवा दिया। तो ये चीज आपको नहीं करना है। हाँ बिल्कुल तनवीर जी, मैं ये सब, हाँ हाँ, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइमिंग का आगे पीछे हो जा रहा है, मैं समझ रहा हूं। जहां मेरी गलती होती है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, नो इश्यूज देयर, ठीक है। चलिए, तो एक चीज सीखने वाली बात है, एग्जाम प्रेशर आप हैंडल करिए इंडियन टीम से। दिल सभी का टूटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही बात है कि कुछ अच्छी चीज आप देखिए, जर्नी बड़ी शानदार रही, हमने लगातार बैक टू बैक 10 मैच जीता है, हमें वो सब नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यस, जो बड़ा मैच होता है, जो प्रेशर का मैच होता है, जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छे से प्रेशर को हैंडल करेगा, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग भी 47-48 रन पे 3 विकेट होने के बाद प्रेशर को हैंडल करके उससे बाहर आए, इंपॉर्टेंट चीज है। फील्डिंग करके उन्होंने अच्छे से बचाई। देखो मैच, बड़ा मैच कैसे जीता जाता है, छोटे छोटे एफर्ट से। हम स्टूडेंट क्या सीख सकते हैं उससे, कि हमारे एक दिन का, आज हमने एफर्ट डाला, दूसरे दिन एफर्ट डाला, तीसरे दिन, ये हमारा एफर्ट एग्रीगेट होते जा रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जा रही है,
कहते हैं ना, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज आपने 1% सीखा, 1% सीखा, ऐसे 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 करके इकट्ठा होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 2-2 रन करके देखो कितनी फील्डिंग कितनी टाइट की थी, जबकि पिछले मैचेस की फील्डिंग तो बकवास एकदम। अफगानिस्तान अगर उस दिन मैक्सवेल ने नहीं बनाया होता तो हार ही गए होते लोग। तो यहां से सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात यह है कि उन्होंने शुरू से ही सिकंजा कसा हुआ था, हर छोटी छोटी फील्डिंग कर रहे थे, बाउंड्री बचा रहे थे, अच्छी बॉल डाल रहे थे वो। तो हम एस्पिरेंट को क्या सीखना है कि हर डे अपने एफर्ट्स को लगाना है, सही डायरेक्शन में लगाना है एफर्ट्स को, क्योंकि वो एफर्ट्स आपको एग्रीगेट करके एक दिन आउटपुट देंगे। तो उन्होंने छोटी छोटी चीजें की हैं, प्रेशर से बाहर आए, बैटिंग अच्छी की, फील्डिंग बहुत अच्छी, एक्स्ट्रा बहुत कम दिया है, गलतियां एक्स्ट्रा मतलब गलतियां बहुत कम की है उन्होंने। और इंडियन टीम की साइड देखो गलतियां, तो आपको एज ए स्टूडेंट भी गलती कम करनी है, अपनी गलती को रिड्यूस करना है, कम से कम करना है जब एग्जाम में बैठना है। एफर्ट्स, हर छोटे छोटे एफर्ट्स को लगाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग भी अपने डेली लाइफ में सीख सकते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए, तो बाकी बातें बाद में होती रहेगी, बातें तो खत्म नहीं होंगी, बातें पिछले 10 मिनट से हो रही हैं। लेकिन यस, आज के मैच से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि हम लोग ये भी सीख सकते हैं अपने उसमें। तो आज का सेशन यही खत्म करता हूं, बाकी कोई दिक्कत हो कुछ भी हो आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई फॉर योर क्वेश्चंस। पर्सनल चैट का यूज ज्यादा करिए, वहां पर भी मैं रिप्लाई दे देता हूं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।